हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसमिन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम अवतल और उत्तल दर्पण में 11 अंतर बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा आएगा समझ में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में तो 11 अंतर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अवतल और उत्तल दर्पण से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको इस वीडियो से हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जितना भी अंतर है पूरा हम लिख लिए हैं। तो आपको बहुत ही कम समय में हम पूरा समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला अंतर में लिखे है कि अवतल दर्पण का बाहरी भाग रजतित रहता है। यानी अवतल दर्पण का बाहरी भाग क्या होता है? रजतित। रजतित का मतलब होता है रंगा हुआ होता है। जैसे देखिए फिगर के साथ, ये है अवतल दर्पण। ऐसे करके दे बाहर से रंग दे तो इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण का भीतरी भाग वह रजतित रहता है, मतलब रंगा हुआ रहता है। तो देखिए फिगर, ये है उत्तल दर्पण। यदि इसको अंदर से रंग दे ऐसे करके तब ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये था पहला अंतर। दूसरा में देखिए कि परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा रहता है। इसका परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? जो भाग नहीं रंगा हुआ है। तो यहाँ देखिए ये भाग रंगा हुआ है, लेकिन इधर अंदर वाला भाग क्या है? नहीं रंगा हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं? भीतर या अंदर। तो बात बराबर है। तो परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा रहता है। देखिए जो भाग नहीं रंगा हुआ है वह किधर धंसा हुआ है? भीतर की ओर है। तो ये क्या हो गया? ये अवतल दर्पण का। इसमें देखिए कि परावर्तक सतह बाहर की ओर धंसा रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिगर में जो भाग नहीं रंगा हुआ है तो ये क्या बाहर में ऐसे करके पूरा गोला बनेगा। तो ये क्या हो गया? यह बाहर की ओर धंसा रहता है, मतलब बाहर ऐसे करके धंसा हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें है कि इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या माइनस होती है। माइनस का मतलब नेगेटिव होती है। जैसे देखिए कि अवतल दर्पण, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अवतल, अ मतलब नहीं। किसी भी वर्ड के शुरू में अ लगता है तो उसका मतलब होता नहीं। तो नहीं, क्या नहीं? हमारे पास धन नहीं तो कर्जा है। तो कर्जा है तो मतलब क्या? माइनस हो जाएगा। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वह नेगेटिव होती है, मतलब ऋणात्मक होती है, माइनस में। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? एफ बराबर आर बराबर नेगेटिव, ऐसे करके। मतलब एफ से फोकस दूरी और आर से वक्रता त्रिज्या वह नेगेटिव होती है। इसी का उल्टा ये हो जाएगा कि इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, मतलब धनात्मक होती है। तो किसकी? उत्तल दर्पण का। इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, यहाँ पे उल्टा कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा है मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, इसी में यहाँ पे मिटा करके हम समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, तो यहाँ पे ए प्रिंसिपल एक्सिस जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है? पी होता है। ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसके कोई समांतर, जैसे यहाँ पे किरण ले लिए। ठीक। तो समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। तो यहाँ पे ये समांतर किरणें जा रही है, यहाँ पे दर्पण से परावर्तन होती है। तो ये परावर्तन के बाद ये ऐसे करके फोकस से क्या होती है? फोकस पर मिलती है। ठीक। उसी प्रकार इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस से मिलती प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पे फिगर में ये क्या है? तो उत्तल दर्पण यहाँ पे बनाए थे, इसको मुख्य अक्ष बोलते, यहाँ पे पी होता है। ठीक। तो क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट हम ले लिया है। तो किरणें परावर्तन के बाद, यहाँ पे दर्पण पे परावर्तन होती है, परावर्तन के बाद फोकस से मिलती प्रतीत होती है। दोस्तों, फोकस हमेशा वह मुख्य अक्ष पे बनता है। तो यहाँ पे परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के बाद यह उसी माध्यम में लौट जाएगी, जिधर से आती है उसी माध्यम में यहाँ से इधर लौट जाएगी। तो ये किरण इधर चला गया, इधर तो फोकस बनेगा नहीं। तो क्या करेंगे? इसको डॉट लाइन से पीछे करेंगे यहाँ पे। तो यहीं पे फोकस बनेगा, क्योंकि फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर बनता है।
तो यहाँ पे देखिए जब भी डॉट लाइन से करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मिलती प्रतीत होती है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला है 5वां पॉइंट, यह प्रकाश पुंज को अभिसरित कर देता है। देखिए दोस्तों कि अवतल दर्पण क्या करते हैं, वह प्रकाश पुंज को या इसी को बोलते हैं किरण पुंज को क्या कर देता है, वो अभिसरित कर देते हैं। अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है। तो जैसे देखियो इसी में हम बता देते हैं, यहाँ पे ये क्या अवतल दर्पण है। ठीक, ऐसे करके अवतल दर्पण है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पी होता है। तो क्या बोल रहे हैं, यह प्रकाश पुंज को अभिसरित कर देती है। तो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट हम ले लिया, दो समांतर किरणें, ठीक, नीचा भी ले सकते हैं, ये समांतर किरणें हैं। तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होती है, यहाँ से ऐसे करके आता है यहाँ पे, तो यह अभिसरित कर देती है। अभिसरित का मतलब होता है वो एक बिंदु पर जमा हो जाती है। तो यहाँ से क्या करती है, हमेशा फोकस से गुजारती है, ये भी फोकस से और ये भी सब फोकस यहाँ से उसी माध्यम में आती है परावर्तन के बाद। तो यहाँ से क्या होती है, एक बिंदु पे आकर के जमा हो गई। इसमें देखिए क्या है, यह प्रकाश पुंज को अपसरित कर देता है। अपसरित का मतलब होता है दूर फैला देती है। तो देखिए फिगर में यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं, तो देखिए ये क्या है, वो तल दर्पण है, अंदर से रंग दिया है। यहाँ पे ये मुख्य अक्ष P, अब इसके समांतर को एक किरणें लेंगे, यहाँ से ये समांतर किरणें ले लिया। उसी प्रकार नीचे भी ले सकते हैं, ये किरणें ले लिए है। ठीक, अब देखिए जिधर से आती है परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वह वापस लौटेगी। तो यहाँ पे देखिए ये वापस इधर लौट जाती है, ऐसे करके समान एंगल के साथ ऐसे करके ये लौट जाएगी। लेकिन फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर बनता है। तो इसको क्या करेंगे, डॉट लाइन से पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे करके इसको भी पीछे, इसको भी पीछे और इसको भी पीछे, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होती है, फोकस बनती है। तो यहाँ पे देख क्या हो गया, प्रकाश पुंज को अपसरित कर दिया, मतलब यहाँ से दूर फैला दिया, एक किरण इधर फैल गया और ये किरण इधर फैल गया, तो वह अपसरित कर जाती है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। किसको, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यह प्रकाश पुंज को क्या कर देती है, अभिसरित कर देती है, एक बिंदु पर जमा कर देती है। उत्तल दर्पण में देखिए, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। मतलब क्यों कहते हैं, तो अपसारी क्योंकि यह प्रकाश पुंज को अपसरित कर देती है, मतलब उसको फैला देते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट है, इसका उपयोग हजामत के रूप में करते हैं। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामत के रूप यानी दाढ़ी बनाने समय क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। तो आप एग्जाम में लिखिएगा तो मात्र 5 पॉइंट पूछा जाएगा या 2 नंबर में 2 पॉइंट पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए सभी ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए क्या, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में करते। किसका, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहन सब के, जो गाड़ी होता है वह गाड़ी सब के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट देखिए, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए दोस्तों कि अवतल दर्पण में 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तव में और आभासी में। तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। तो ये किरण आरेख में हम बताए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप यहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होते हैं, इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किस दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण में। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, अगला है 9वां पॉइंट, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। यानी देखिए दोस्तों, जब भी एक पॉइंट समझिए, जब वास्तविक रहता है तो फिक्स है कि वह उल्टा बनेगा, और आभासी है तो सीधा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताए थे कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों, तो वास्तविक से क्या हो जाएगा, उल्टा, और काल्पनिक से सीधा। तो इसमें दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें क्या, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो काल्पनिक मतलब क्या, उसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो यह इसमें सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए 10वां नंबर का, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर भी बनता है।
यानी कहा जाए कि अवतल दर्पण में तीनों तरह का प्रतिबिंब बनते हैं, बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बराबर आकार का भी बनेगा। ठीक, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनते हैं, वस्तु से छोटा बनता है। यानी इसमें हमेशा क्या बनेगा, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि वाहन में जो भी दर्पण रहता है वह बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र को कम ही दर्पण में, कम ही दूरी में वह दिखा देते हैं। इसलिए हम लोग वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें वस्तु से भी छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है 11 नंबर का। इसका आवर्धन -1, 1 से बड़ा और 1 से छोटा भी होता है। यदि इसका मैग्निफिकेशन निकाला जाए m अवतल दर्पण का, तो -1 भी होगा, फिर 1 से बड़ा भी होगा और 1 से छोटा भी आता है। लेकिन उत्तल दर्पण का जो मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन होता है, वह 1 से छोटा ही होता है। सदैव जितना बार भी उसका आवर्धन निकालेंगे m का मान, तो वह हमेशा 1 से छोटा ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझ चुके हैं तो आप इसे पूरा नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का हम क्वेश्चन और आंसर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।